नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और आज की इस महासंग्राम में एनसीईआरटी की कक्षा 6 के अध्याय 2 आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये चैप्टर का नाम है। इसी को बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैप्टर 1 का हम कक्षा 6 का ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा और आराम से देखिए। दोस्तों, एक बात और, इस चैप्टर को और इस सीरीज को चलाने से पहले मेरा सीधा सा उद्देश्य है कि प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन आपका गलती ना हो। आप मुझ पे यकीन मानिए, थोड़ा सा यकीन कर सकते हैं और ये यकीन आपका बेकार कभी नहीं जाएगा। प्रीलिम्स में यहां से कम 90% क्वेश्चन टकराएगा। अगर उससे कम टकराए तो आप मेरे को कहना। यहां से आपको आंसर राइटिंग की बेसिक समझ बन जाएगी। अगर वाकई में बीपीएससी या यूपीएससी को क्रैक करना है ना, तो ऐसा ही आसान भाषा वाला आपको आंसर राइटिंग लिखना होगा। यकीन मानिए, आज न कल आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। और अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जीएस हो, फाउंडेशन हो या ऑप्शनल पेपर, मैं ऐसे यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर सोशियोलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएसडब्ल्यू या ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, तो हमारा नंबर है 9334710148 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेशन है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आइए थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन इससे पहले वैसे ही जैसे हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, पहले इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इसका आंसर है और आप आंसर लिख के दीजिए। दोस्तों, कई बार आपको शिकायत होता है, सुजीत सर आंसर तो भेज रहे हैं लेकिन आप आंसर चेक नहीं करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल आपका सही है, लेकिन आप भेजते जाइए। हमारा काम है चेक करना। हम धीरे धीरे करके कॉपी चेक कर रहे हैं। बहुत सारा कॉपी आ जाता है, आप यकीन नहीं मानिएगा। और सबको एक तो पहले अपनी ऑफलाइन क्लासेस है तो वक्त मिल नहीं पाता, फिर यूट्यूब पे बनाना है, फिर चेक करना है। मैं भी एक इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं, ये चीज़ तो आप अच्छे समझ रहे होंगे। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन वाक्यों को पूरा करना, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसको पूरा करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए, बताइए फिल करके। दूसरा, घास वाले मैदान का विकास, फिल इन द ब्लैंक्स, साल से पहले हुआ। कौन से साल से पहले हुआ था घास वाले मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। इसको मात्र 50 शब्दों में आंसर लिखना, सिर्फ 50, इससे एक्स्ट्रा ना होना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसको 100 शब्दों में लिख के मुझे सेंड कीजिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। आइए थोड़ा सा चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। पहला क्वेश्चन है, इसी के अंदर उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता है, यानी बराबर क्या है, क्या ऐसा लगता है जो दोनों में बराबर है ये, या फिर क्या भिन्नता है या दोनों में अलग है, इसी को समझाना है। और इसको भी 100 शब्दों में आपको लिख के मुझे सेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग की उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे। आखेटक जो होते थे वो आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे। क्या तुम आग का उपयोग इनमें से किसी एक चीज के लिए करोगे। ये से 50 शब्दों में लिखना इसका आंसर, याद रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, कृषक पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था। 3 अंतर बताइए और मात्र 50 शब्दों में ही आपको लिखना है। क्लियर है। बस आओ करके देखिए, इसको छोड़ दीजिए। आइए अपने सेशन पे चलते हैं। आइए तुषार की रेल यात्रा से हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी को, और बेहतरीन तरीके से हर एक एक पार्ट को समझेंगे। देखिए यहां पे आपको बड़ी गहराई के साथ में हमारी एक एक शब्द को, हमारी एक एक आवाज को, आप खुद की आवाज को पकड़िए, खुद की आवाज समझिए और इसको फील कीजिए। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं मेरे शब्दों के साथ आप बहते चले जाइए। आपको इस भवसागर से मैं पार करवा दूंगा, प्रॉमिस।
और ईमानदारी से कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे, आप मेरे पे एक बार यकीन कीजिए। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ये एक यात्रा है, दिल्ली से चेन्नई तक तुषार अपने रिश्तेदार के साथ जा रहा है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल जाती, खिड़की के पास में बैठता है, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में पूरी तरीके से मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं और वो आगे की ओर बढ़ते जा रहा। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों की मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। 150 साल पहले मात्र। और बस तो इससे कुछ दशक बाद आई थी, जो बस होती थी उसके कुछ दशक के बाद आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वो यात्रा भी नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पे बिता देते थे? नहीं तो ऐसी क्यों नहीं करते थे? आइए इसको समझते हैं। अब तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? शुरुआत के मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 साल, ध्यान रखिएगा, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनका नाम पुकारा जाता था। आखेटक और खाद्य संग्राहक जो होते थे, वो भोजन को जो है इंतजाम करने का विधि जानते थे या करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो जंगली जानवर होते थे उन्हीं का उपयोग करते थे। मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पेड़ पौधे, अंडे इकट्ठा करते थे। एकदम फील कीजिए, आप भूल जाइए क्या पढ़ रहे हैं, बस आप फील कीजिए। एक ऐसा दृश्य है जो 20 लाख साल पहले की घटना है, जहां पे लोग आखेटक है, खाद्य संग्राहक है, कैसे भोजन का इंतजाम होगा उसका बुद्धि लगा रहे हैं, विवेक लगा रहे हैं। जानवरों का शिकार हो रहा है, जंगली जानवर का शिकार के साथ साथ मछलियां, चिड़ियां पकड़ रहे हैं, वहां से अंडे, फल फूल, दाने इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट चला गया होगा। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण था। एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पे ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फल, जानवर खाकर समाप्त कर देते थे। पहला कारण, इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तब भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन, मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए वे जानवर का शिकार करने के लिए भी उसके पीछे 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 करके उस जानवर के पास जाते थे, जहां से उस जानवर का ये शिकार कर सके। क्लियर हो गया। आइए तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों से फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार उनके इलाका में घूमते रहते थे। अब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक जगह भोजन खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह जाते थे। पहला कारण, देखिए कितना आसान शब्दों में बच्चों की तरह आपको बस बहाते लेके जा रहा है, ऐसा घटनाएं हैं, और ये क्वेश्चन लिखना भी है आपको, याद रखिएगा। दूसरा कारण हमने बताया कि यहां पे जो होता था, जो मतलब जानवर होते थे, जहाँ पे घास समाप्त हो जाता था या उनकी जो आवश्यकताएं की चीज़ होती थी समाप्त हो जाता था, तो वो दूसरे इलाके जाते थे। उनके पीछे पीछे, जानवरों के पीछे पीछे, चाहे मांस या अंडा या शिकार करने के लिए उनके पीछे चल जाते थे। ये दूसरा कारण होता था। तीसरा होता था मौसम के अनुकूल फल लगते थे, इसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरी जगह जाया करते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए, और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधे जीवित रहना असंभव है, और पानी झीलों, झरना, नदियों में ही मिलता था, इसके सिवा कहीं भी नहीं मिलता था, और आज भी वही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी सूखता ही नहीं था। कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद मिल पाता था। जब बारिश होता था तभी कुछ नदियां आज भी है भारत की जो वर्षा पे आधारित होती है। अगर वर्षा होगी तो उसमें पानी होगी, नहीं वर्षा होगी तो उसमें बालू इकट्ठा रहेगा।
उसमें पानी कभी हो ही नहीं सकता है। किनारे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश से भी इधर उधर भटकते रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते थे। 4 कारण मौजूद हो गया। मजा आया ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लिखने का, और शब्दों का खेल तो खेलना आप जानते ही हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, शुरुआती मानव कैसे थे, इसकी जानकारी कहां से मिल रही है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए, हड्डियां समाप्त हो गई, लकड़ियां समाप्त हो गई, लेकिन पत्थर आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने, पेड़ों के छाल काटने, पेड़ों के खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले या बांध जैसे हथियार बना दिया, मुट्ठा टाइप से एकदम पूरा नुकीला बना दिया जाता था। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां, औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। और यहां पे ये दृश्य आपके आंखों के सामने आ रहा है, सारा दृश्य आपको देखना, बिना दृश्य का तो आगे बढ़ना ही नहीं है। यही देखिए लकड़ियों को काटने के लिए कैसा औजार बनता था। पत्थरों के औजार का उपयोग बाएं है, ध्यान रखिएगा, ये बाएं हुआ है ना। आइए चलिए थोड़ा सा देखते हैं, ये पत्थर है। अब आते हैं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जानवरों के खाल उतारने, वस्त्रों को सिलने के लिए भी यहां पे किया जाता था। आइए नेक्स्ट है, रहने के लिए निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान पर पूरा स्थल है, जो लाल त्रिकोण है। आइए देखिए, लाल त्रिकोण जो है, यहीं पे लोग निवास करते थे। जो रेड बना हुआ त्रिकोण, ट्रेंगल, भीमबेटका, दूसरा देखते हैं हुशगी, तीसरा देखते हैं कुरनूल गुफा। ये सब जो जगह है, यहाँ पे लोग निवास करते थे। हो गया ना, डायग्राम से पता चला सब दक्षिण भारत में, बस एक जो है भीमबेटका है वो उत्तर भारत में है। ये सब चीज देखिएगा तो मजा आएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, भीमबेटका जो कि आज के डेट में मध्य प्रदेश में है। पूरा स्थल पर गुफाओं और कंदराओं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ बारिश, धूप, हवा, राहत मिलती है, और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में है। क्या तुम बता सकते हो रहने वाले लोग ने यह जगह क्यों चुनी होगी? अच्छे से समझा सकते हैं? अगर समझा सकते हैं तो सिर्फ एक लाइन में मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं वेट करूंगा और आपके जवाब का जरूर रिप्लाई करूंगा। आइए, चूंकि पत्थरों के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह पे ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। आइए थोड़ा सा ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर का दृश्य है। आइए पूरा स्थल को समझते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे इन्हें वहीं छोड़ गए, और ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी तल के ऊपर भी पाए जाते। इन पूरा स्थलों के बाद आपको इस अध्याय में क्या बताया जाएगा, अगले अध्याय में क्या बताया जाएगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पूरा स्थल है क्या? आग की खोज। चलिए आग की खोज करते हैं। इसी चीज को पढ़ाने के लिए दिल्ली, प्रयागराज, पटना में हजारों रुपये लोग लूट लेते हैं। हजारों, सही बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। इसी चीज को पढ़ाने के लिए हजारों, क्या अगर मुखर्जी नगर चल जाओ तो लाखों लुटा के चलाओगे, और कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ नहीं हासिल होता। सही बता रहा हूं, बाकी सोचना आपको है। जो भी आपको लगे आप बोल सकते हैं मुझे। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा को ढूंढो। कुरनूल गुफा जब बता दिया गया, एक बार गुफा की तरफ चलते हैं ताकि एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए कुरनूल गुफा कहां है, यहां देखिए मैप में, देखिए कुरनूल गुफा दिख रहा है। आइए यहीं की चर्चा है तो चलिए एक बार फिर से चर्चा करते, थोड़ा सा देखते ताकि मजा, जब पढ़ो तो दिल से पढ़ो, वरना पढ़ाई छोड़ दो, जो काम है वो काम करो। कुरनूल गुफा को ढूंढो। यहां राख के अवशेष मिले। कुरनूल गुफा जो था, यहां पे राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जो है आग जलाना सीख गए थे, तभी तो राख बचा हुआ है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जहां पे प्रकाश की जरूरत होगी, जहां पे जानवरों को पकाने के लिए यानी कि खाने के लिए, मांस को भूनने के लिए हो रहा होगा, कहीं खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए भी हुआ होगा। आइए नाम और तिथियों को थोड़ा सा एक नजर झलक देख ले ताकि मजा आ जाए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों
पूरा यानी कि प्राचीन, एकदम ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण, पूरा मीन्स प्राचीन और पाषाण मीन्स पत्थर, यानी पुरानी पत्थर को ही पूरा पाषाण कहते हैं। अब याद हो गया होगा, पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर से बना हुआ है और इसी का नाम है पूरा पाषाण काल। पत्थर के औजारों महत्वपूर्ण बताता है इस समय का, पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले या 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के बीच का जो टाइमिंग है, ये पूरा पाषाण है, जो प्राचीन पत्थरों वाला काल है, जहां पे पत्थरों के औजार मिले हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। ये जो पूरा काल है 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले का जो काल है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य, उत्तर, पूरा पाषाण युग। वैसे ही जैसे हम प्राचीन पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन पढ़ते हैं और फिर आधुनिक पढ़ते हैं, जैसे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। मानव इतिहास लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जो 99% कहानी है मानव का इतिहास का, वो यही पूरा पाषाण युग, जो क्या है, प्राचीन पत्थरों वाला काल जो है, इसी में घटना घटी है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ युग या मध्य पाषाण युग कहा जाता है, जिसमें पर्यावरणीय बदलाव, पर्यावरण का जो बदलाव है, इसको मेसोलिथ कहा जाता है। याद रख लीजिएगा। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। अब थोड़ा सा पेन और पेपर अगर लिखिए, साथ में मैप रखिए, तो यकीन मानिए हम आपको मजा ला देंगे जिंदगी में। पढ़ाई बच्चों का खेलना करवा दिया तो आप मुझसे कहना, बस एक डायरी, बढ़िया सा डायरी, पैसा लगे तो लगे, एक शानदार डायरी लाइए, लेकिन ब्लैंक लाइएगा, आदत ब्लैंक पे, 2 लाइन पे नहीं। और साइड में जो जो बातें लिख रहे हैं उसको स्टार देके कक्षा 6 लिख दीजिए, अध्याय 2 लिख दीजिए, जो जो पॉइंट कह रहे हैं उसको लिखते चले जाइए, तो नोट्स बनाने का झंझट ही खत्म हो जाए अपने से। जब मैं जिंदा ही हूं तो किस बात का आपको बनाना है, बस आपको करते चले जाना है। और अंत में जब 6 से लेकर 12 तक हम पढ़ा लेंगे तो ये पूरा का पूरा सिनॉप्सिस एकदम तैयार हो जाएगा, पूरा बटर तैयार हो जाएगा। और इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर 20 पूछ रहा, 30 पूछ रहा, 40 पूछ रहा, तो कम से कम आपका 37 सही नहीं हो जाए 40 में। 20 पूछ रहा है तो 18 ना सही हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। बाकी सोचना आपको है, जो आपको इच्छा होगा आप वही करना। अब आते हैं 10,000 साल पहले माना गया है। इस काल को पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहा जाता था। एक को मेसोलिथ जिसको मध्य पाषाण युग कहा जा रहा है, दूसरे को माइक्रोलिथ, इसको लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजार से हड्डियों या लकड़ियों के जो है मुट्ठे लगे हंसिया, जो मुट्ठा हंसिया काटने वाला नहीं होता, हंसिया, हंसुआ जिसको कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में भी, मुट्ठा आगे लगा होता है, आड़ी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ में पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान जो है बनाए जाते रहे। अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कहीं दिक्कत ना हो आपको लिखने में। सॉरी। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे हम जो कहते हैं वो नव पाषाण युग कहते हैं। एक पूरा पाषाण काल हो गया जो 20 लाख से 12,000 साल पहले की कहानी, इसके बीच का कहानी जो है पूरा पाषाण, पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। अब आया दूसरा टाइमिंग जो है नव पाषाण युग। नव पाषाण का मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थान का नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे जो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस आप हमारे साथ प्यार बनाते रहिए, साथ चलिए, क्योंकि अब अगर आपने कहीं शिकायत किया कि सुजीत सर आपने छोड़ा, मैं छोड़ता नहीं हूं, आप मुझे छोड़ते हो तो मैं भी छोड़ देता हूं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे और आपके साथ बना हुआ। जब तक आप साथ दीजिएगा मैं साथ दूंगा, आप छोड़ दीजिएगा, आप मुझे जितना भी बुरा भला बोलना हो बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप साथ ही नहीं दीजिएगा, जब आप देखिएगा नहीं, जब आप पढ़िएगा ही नहीं, सिर्फ सपने बड़ा बनाइएगा, तो इसमें सुजीत सर भला क्या करेंगे? चलते हैं अपने ऑफलाइन क्लास में। यहां से तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं मिलता है, कुछ फायदा नहीं मिलता। ऑनेस्टली कहता हूं, गॉड प्रॉमिस, अगर ऑफलाइन क्लास लूंगा तो वहां तो पैसे भी मुझे मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब ये मत पूछना कमेंट करके कितने मिलते हैं, लेकिन यहां पे मुझे दुआ मिलती है आपकी वजह से, उन लोगों की वजह से जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें जितना हो सकता है समय को चुरा के उनको दे रहा हूं। यह काम मैं अपने खुदा के लिए कर रहा हूं। जो आपके दिल में जा रहा है आप मुझे दुआ देते हैं।
हमने कुछ स्थान का नाम दिए हैं, अगले अध्याय में इनको अच्छा से देखते हैं। बदलती जलवायु, आइए बदलती जलवायु क्या है इसको समझ लेते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। 12,000 साल पहले, इससे पहले बड़े बदलाव नहीं आए, वहीं पे देखने के लिए मिलता है, या मिला भी होगा तो साक्ष्य नहीं है। और गर्मी बढ़ने लग गई 12,000 साल पहले से। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसके कारण हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। इस गर्मी की वजह से जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदत, प्रजनन की समस्या की जानकारी हासिल करने लगे। और हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे, हो सकता है। साथ ही इस काल में मछली और भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। मछली जो था भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। सारे लोग मछली ही खाते थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत, थोड़ा खेती पशुपालन, जब जलवायु हो गया तो खेती में भी एंट्री कर लेते और समझ लेते हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष, बच्चों इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहां उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या है, किसान बनने लगे होंगे। धीरे धीरे अब कृषि की शुरुआत हो गई। देखिए, पकड़िए बातों को, मजे तरीके से पकड़िए, हर बात को पकड़िए, शब्दों को खेलिए। जो स्टूडेंट इस वक्त ऑनेस्टी बता रहा हूं, शब्दों का खेल खेलना सीख गया ना एनसीईआरटी के साथ में, उसका मेंस इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं, रुक के दिखा दे। और यहीं से सीखा जाता। हर टॉपर इसी किताब से सीख के टॉपर बना है। आज आप उसकी पूजा कीजिए, उसका स्टेटस लगाइए, उसका फोटो लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका स्टेटस, आपका फोटो लगे, इसके लिए आज दिल से मेरे साथ चलिए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। ऐसा चारा रख दिया होगा घर पे, लोग जो जानवर जो है लोभ से चारा खाने के लिए उस घर के पास आए होंगे और लोगों ने पालतू बना लिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कि कुत्ते। अब आ गया आंसर, कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी से लेके हर एक पीसीएस में, कौन से जानवर को पालतू बनाया गया, आ गया आंसर निकल के, कुत्ते। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। अब धीरे धीरे भेड़ का भी आ गया, बकरी भी आ गया, गाय भी आ गया, सुअर भी आ गया, उत्साहित करने लगे होंगे। ऐसे जानवरों के झुंड में रहते होंगे, ज्यादातर घास खाते होंगे। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे ये पशुपालक बन गए। क्लियर? आइए, बचने की प्रक्रिया, लोग के द्वारा पौधा उगाने, जानवरों की देखभाल करने, यही बचने का एक प्रक्रिया के नाम से दिया गया है। अपनाए गए पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते थे। जो जंगली पौधा होता था ना, उनसे भिन्न होते थे, क्योंकि इनको पता होता था ये बीज डालेंगे तो ये पौधा बनेगा और ये पौधा खाने से लेकर जानवरों के चारा तक में काम आएगा। इसी वजह से ये भिन्न था। इस वजह से ये बचने की प्रक्रिया की दिशा अपनाए पौधे और जानवरों का लोग जो है चयन करने लगे। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो लोगों ने पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिसमें बीमार होने की संभावना कम हो और यहीं से पौधा चुनने लगे। बड़े बड़े दाने वाले अनाज पैदा होने लगे, साथ ही मजबूत डंठल वाले अनाज, पके दाने भार वाले संभाल सके, ऐसे बीजों को संभाल कर रखने लगे, फिर उगाने लगे। धीरे धीरे खेती होना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा जो है, जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे आता है। इन दांतों को देखो, ऊपर जो दांत देख रहे थे, कौन से जंगली सुअर का है, इसे पालतू सुअर का भी कहा जाता है। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चल रही थी। अब फील करो कि कैसे ये दुनिया, कितना मजेदार इतिहास है। बच्चों का खेल है, कोई अपडेट नहीं है, फिर भी आप इतिहास से भागते हैं। ये गर्व की बात कहूं या शर्म की बात कहूं, डिसाइड आपको करना है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो बचने की प्रक्रिया की वजह से ही संभव हो पाया। अगर बचते नहीं तो आज ऐसा भोजन कभी करते नहीं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है गेहूं तथा जौ आता है। एक स्टूडेंट हमसे पूछे थे, सुजीत सर सबसे पहला फसल कौन था, गेहूं था या जौ था? ये एक जो है यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अगर मेरी नजर से देखा जाए तो जौ सबसे पहला फसल है, याद रखिएगा। उसके बाद तुरंत गेहूं भी तुरंत साक्ष्य में ही आ गया था, लेकिन जौ को पहला। इसी तरह से पालतू जानवर बनाए गए, कुत्ते, और बाद में फिर भेड़ बकरी आए। तो याद रखिएगा, पहला कुत्ता, उसके बाद भेड़ बकरी आए। आइए, एक
नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन, महीने, कुछ साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधा उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। और धीरे धीरे घर बस गया, समाज बस गया, परिवार बस गया, देश बस गया। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधे की सिंचाई से लेकर खरपतवार हटाने तक, जानवरों को चिड़िया से सुरक्षा से लेकर बहुत कुछ इसमें शामिल था। कटाई के बाद अनाज का उपयोग जो है बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को भोजन के बाद जो है बीज दोनों रूप में बचा कर रखना पड़ता था, खाने के लिए भी और बीज के लिए। क्या आज आप नहीं रखते हैं? अगर किसान परिवार से आप हैं तो आप मेरी बात को नहीं समझ सकते हैं। आज भी रखा जाता है। अनाज को भोजन और बीज के रूप में दोनों में बचा कर रखना पड़ता है। इसलिए लोग इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और बहुत से इलाका में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। देखिए, सारा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किस बात का रटना या याद करना, बस एक बार जो है समा बनते चले जाए। बर्तन बनाने लगे, टोकरियां बुनने लगी, फिर जमीन में गड्ढा भी खोदने लगे। क्या तुम्हें पता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे? उनका प्रयोग होने पर उनका जवाब और कारण को जरा मुझे समझाओ। आइए, चलते फिरते खाद्य भंडारण क्या होता था। जानवर बच्चा देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही थी, साथ में उन्हें दूध भी प्राप्त होता था, मांस भी प्राप्त होता था। दोनों चीज होता था। एक अच्छा स्रोत था, जानवर उन्हें मांस भी देते थे। दूसरे शब्द में कहें, पशुपालन भोजन का भंडारण का एक तरीका भी होता था, जो कि भोजन का भंडारण किया जाता था पशुपालन विधि के द्वारा। आओ आरंभिक कृषि और पशुपालन के बारे में थोड़ा सा पता लगा लेते हैं। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे होंगे? पता है, इन बिंदुओं पर कई जगह पुरातत्वविदों की शुरुआत कृषक और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। कई जगह ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, जो आधुनिक में कश्मीर और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषक पशुपालन की बस्तियां थी। यही नहीं, जांच में वैज्ञानिकों, ध्यान से समझिएगा, वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पौधे और पशुओं के हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने अवशेष होते हैं। जले हुए अनाज के दाने, ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि यह उपमहाद्वीपीय विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं और यहीं से पता चला कि हमारा अतीत कैसा था। अस्थायी जीवन की ओर एक बार नजर डालते हैं। क्या था हमारा अस्थायी जीवन? पुरातत्वविदों के कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियां, घरों के निशान मिले हैं। कई झोपड़ियां भी हैं, कई घर के निशान भी मिले हैं। जैसा कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? कश्मीर में है। नोट डाउन कर लीजिए, स्टार देके एकदम मार दीजिए। बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, गड्ढा कर देते थे और गड्ढे के नीचे, जिन्हें गर्तवास भी कहा जाता। गर्तवास का डिफिनेशन लिख लीजिए कॉपी में। इन्हें गर्तवास भी कहा जाता था, जो गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे। जो आज भी बड़े बड़े महल अगर आप देखते होंगे शहरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते होंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट देखते होंगे, तो उसका बेस देखते होंगे, बेसमेंट, उसी को कहा जाता है। उसके अंदर जो गाड़ियां रहती है, उसी समय में वहाँ पे क्या किया जाता था? गड्ढा करके वहाँ घर बनाया जाता था, जिसको गर्तवास भी कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इन्हें ठंडे मौसम में सुरक्षा भी मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर जो है खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। ये गर्तवास है, थोड़ा सा एक चित्र बनाओ। बहुत सारी जगह पत्थर, औजार भी मिले हैं। इनमें कई ऐसे भी हैं जो पूरा पाषाण उपकरण से क्या है? पूरी तरीके से भिन्न है। पूरा पाषाण, ध्यान रखिएगा, पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, जो कि 20 लाख वर्ष से लेके 12,000 वर्ष के बीच का जो समय है, ये टाइमिंग है। इसलिए इन्हें नवपाषाण युग भी माना गया है। उनमें वे औजार जिनका धार को अधिक पैना करना, पॉलिश चढ़ाना और ओखली, मूसर, जिसमें अनाज और वनस्पति को जो है चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल, आज जो आप देखते नहीं हैं, चाहे आप मिल कहिए, चक्की मिल कहिए, क्या है? ओखली तो है। या गांव में लोग जाता चलाते, जाता तो समझ ही होंगे, क्षेत्रीय भाषा, कुछ लोग जान भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे हो। दो महिलाएं बैठ गई आमने सामने और गीत गाते हुए, क्षेत्रीय गीत या फिर बेटी बियाह के गीत में, और मगन है, या फिर सास बहू की, या कहें तो सास बहू क्या कहें, सास की ही बात करें, अगर
बहू चला रही तो सास की बात और सास चला रही तो बहू की जो है बुराइयां कर रही है। इस चीज को पकड़िए, मजा आएगा पढ़ने में। पीसने में लगी हुई हजारों साल के बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। अब यहां पे देख लिए प्राचीन युग के उपकरण, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा, उस समय का है। आइए, नवपाषाण युग के पूरा स्थल जो है, कई प्रकार के मिट्टियों के बर्तन मिले, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले नवपाषाण में। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया। अलंकरण का मतलब होता है कि इसमें सजाया गया है। बात समझ में आ रहा ना? जिस चीज से भी है इसको सजाया गया। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगा। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज भी आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। साथ ही साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे। अब कपड़ा फट जाता था तो उसको सिलने लग गए थे। इससे कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाने लग गए। अब धीरे धीरे कपास भी बनना शुरू हो गया। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? आपसे मैं पूछता हूं, आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करने में मगन है, व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर लोग जो है हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन करने में मग्न है। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक जो है बदल बदल कर अपनी जीविका, भोजन उपार्जन करने में लगे हुए हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। आइए मेहरगढ़ की जीवन और मृत्यु को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है मेहरगढ़ का घर का चित्र? यहां पे डायग्राम में दिख रहा होगा। मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे, याद रख लीजिएगा बोलन दर्रे, याद रखिएगा बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः इस स्थल यह वह स्थान है जहां पे स्त्री पुरुष ने इस इलाका में सबसे पहले गेहूं और जौ जो है उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा था। कहां पे? मेहरगढ़ में। अब मुझे यह बताइए कि मेहरगढ़ है कहां? कमेंट बॉक्स में इस समय बताइए। यहां विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन, शुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जो मैं कमेंट करता हूं, जब आप पढ़ लिए, आप तुरंत कमेंट मत कीजिए। आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन सुजीत सर कमेंट में बोले लिखने के लिए और क्या क्या क्वेश्चन सुजीत सर लिख के बोले हैं टेलीग्राम में डालने के लिए। वैसा काम कीजिए तो जिंदगी सार्थक हो जाएगा। हमारी मेहनत को भी आप सार्थक बना दीजिएगा। मेहरगढ़ में इसके अलावा चकोर, आयताकार घरों का अवशेष भी मिले। चकोर टाइप का पूरा तरीके से और आयताकार, प्रत्येक घर के 4 या उससे ज्यादा कमरा, ये देख रहे हैं चकोर टाइप से, प्रत्येक घर में 4 कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के भी काम आते होंगे। कुछ में भंडारण, आज भी आप देख लीजिए किसान घर में अगर चले जाइए, गांव में चले जाइए तो घर रहने के लिए है, लेकिन भंडारण के लिए भी एक घर को बना दिया जाता है। पहले लोग कोठी बनाया करते थे, क्लियर है, कोठी जिसमें धान, गेहूं, चावल खूब आसानी से रखते थे, मिट्टी का बना होता था। आइए, मृत्यु के बाद समानतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते होंगे। लोग की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जो कब्र किया जाता था, मृतकों को रखा जाता था, उसके साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था गड्ढा करके, ताकि यहां के बाद फिर एक जीवन मिलेगा और उस जीवन में ये सामान रख सकते। क्या आज नहीं है आपके घर परिवार में कोई, इस भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कोई परिवार का कोई सदस्य, दादाजी या दादी जी एक्सपायर करते हैं तो क्या पंडित जी को दान करते हैं? वो क्या है, कब्र में ही तो रखने के बराबर है। सोचो ना, मजा आएगा। इतिहास सब कुछ है। आप कभी ऑफलाइन हमारी संस्था में आकर बैठो, फिर देखो इतिहास क्या चीज है। इतना मजा आएगा कि मोहब्बत हो जाएगी इतिहास से। आइए, मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफना दिया गया। जब कब्र निकाला गया तो उसमें बकरी का भी हड्डी निकला। संभवतः इसे परलोक मृत खाने के लिए रखा गया होगा, यानी कि आप ऊपर जा रहे हैं भगवान के पास में तो वहां खाने के लिए भी मिलेगा। आइए, फ्रांस की गुफा का चित्रकारी है, थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले एटलस में फ्रांस को ढूंढो, जाइए ढूंढिए तो फ्रांस में एटलस है ना रखा हुआ आपका, ढूंढिए फ्रांस कहाँ, जल्दी ढूंढिए। यूरोप में है, यूरोप में फ्रांस को ढूंढिए आप। फ्रांस की एक गुफा है। यह पूरा स्थल की खोज के लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों की थी। इस तरीके से आपको बनाना है। इसको पहले मैप में ढूंढिए तो आप सही से, क्लियर है, आप ढूंढिए। चलिए, आपने एटलस निकाल लिया, फ्रांस का गुफा, फ्रांस ढूंढ लिए, यूरोप में है। अब एक गुफा है, थोड़ा सा समझिए। 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह चित्र लगभग 20,000 साल पहले
से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में ये बनाए गए होंगे पता नहीं, लेकिन इसके आसपास होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअरों जो है गहरे चमकीले रंगों से यहां पे चित्रित किया गया। एक बार आप देख लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। इन रंगों को लौह अयस्क, चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से इसको बनाया गया है। लौह अयस्क हो और चारकोल जो है उससे अलकतरा जिसको कहते हैं एक क्षेत्रीय भाषा, उनसे बनाया गया होगा। यह संभवतः इन चित्रों के उत्सव अवसर पर बनाया जाता होगा। कई फेस्टिवल जो है ना, उनमें यह बनाया जाता था। फिर इन्हें शिकारियों के द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए ये बनाया गया होगा। क्या तुम्हें बनाने में कोई कारण बता सकते हैं? कोई आपके पास में कारण? आइए अब थोड़ा सा लास्ट पॉइंट को समझते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल एटलस में तुर्की ढूंढो। जाओ तुर्की ढूंढो, टर्की ढूंढिया पहले, उसके बाद आगे मैं चलूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। ध्यान रखिएगा, चताल युग तुर्की में है, जहां दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी, दूर दूर से यहां लाई जाती थी, उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, याद रख लीजिए, सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों को पीठ पे लाद कर लाया करते थे। पहिया अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, खुद से लाते थे। अब उपयोगी शब्द जो है यहां देखिए, आखाटक, खाद्य संग्रह, बताइए क्या होगा? एक एक लाइन में डिफिनेशन देके मुझे सेंड कीजिए। तो पूरा स्थल क्या होता बताइए? तो उद्योग स्थल क्या होता बताइए? तो आवासीय स्थल क्या होता बताइए? तो पूरा पाषाण क्या होता बताइए? मध्य पाषाण क्या होता? लघु पाषाण क्या होता? कृषक क्या होता? पशुपालक क्या होता? नव पाषाण क्या होता? इस सबको एक एक लाइन में मुझे आंसर आपको बताना, ऑनेस्टी के साथ में बताना। मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगा टेलीग्राम में। आप लाइए तो जरा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो है ये भी आपको समझा देना बेहद बारीकी से जरूरी है। मध्यपाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले का टाइमिंग जो है मध्यपाषाण होगा। बसने की प्रक्रिया आरंभ लगभग 12,000 साल पहले से हुई है। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले से हुई है और मेहरगढ़ में बस्तियों का जो आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ 8,000 साल पहले से हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बना के मुझे ज़रूर दीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं छोड़ते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे आपको लाभ हो रहा है, फ्यूचर के आप एसडीएम बनिएगा, आईएएस बनिएगा, हो सकता है आपके द्वारा इस नेक काम से किसी और का भला हो जाए, किसी और की गरीबी दूर कर सके आपके वजह से। थैंक यू, नमस्कार।